हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित एक विवाद देखने को मिला है, जहां पर एक खास विश्वविद्यालय के नाम को लेकर के टिप्पणी की गई है कि उस विश्वविद्यालय को दी जाने वाली रैंकिंग की प्रक्रिया में कुछ भ्रष्टाचार जैसी स्थितियां बनी हैं और भ्रष्टाचार के चलते उन रैंकिंग में परिवर्तन किए जाने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ समय के लिए इस विवाद के बाद रैंकिंग की प्रक्रिया दिए जाने की बात को रोक दिया गया और उसके बाद फिर अब दोबारा से रैंकिंग जारी की गई है। तो हमें देखना यह है कि रैंकिंग में सुधार हुआ है या फिर कुछ गिरावट आई है और रैंकिंग की प्रक्रिया किस तरह से काम करती है, कौन सी संस्था विश्वविद्यालयों को या फिर कॉलेजों को मान्यता देती है और इस तरीके से रैंक करती है और इस प्रक्रिया की क्या व्यवस्था है। आज का जो टॉपिक है वह है क्या है उच्च शिक्षण संस्थानों की रेटिंग से जुड़ा विवाद। तो क्या विवाद हुआ है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है। द कंट्रोवर्सी ओवर NAAC's सिस्टम फॉर असेसिंग हायर एजुकेशन। तो NAAC की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनको रेट करने की प्रक्रिया किस तरह विवादों के घेरे में आई है, क्या उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी है। जो घटना है उससे हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे NAAC ये जो नाम है इसका क्या मतलब होता है, मान्यता की जो प्रक्रिया है किस तरह से मान्यता दी जाती है। और मान्यता को लेकर के एक नई बात और जो इस वक्त देखी जा रही है वो ये है कि इसको लेकर के एक वाइट पेपर रिलीज किया गया है। तो वाइट पेपर में एक पूरी की पूरी प्रक्रिया बताई गई है, बहुत लंबी प्रक्रिया, जिससे कुछ प्रमुख बिंदुओं का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे ताकि यदि ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने आए तो एटलीस्ट वाइट पेपर में जो एक प्रोसीजर बताया गया है, एक प्रारूप तय किया जा रहा है कि कैसे हम इस प्रक्रिया को बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ लिख सके। तो विवाद और वर्तमान अनुशंसाओं को देखेंगे और भारत में मान्यता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है, कितने संस्थान है जिनको ऐसी मान्यता दी गई है। इसके अलावा एक प्रश्न जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे ताकि मेंस की प्रैक्टिस आपकी बनी रहे। यह विषय जीएस पेपर 2 शिक्षा के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है और इस बार का जो 2022 का मेंस पेपर हुआ है उसमें भी शिक्षा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। तो उस प्रश्न के अलावा, उस प्रश्न को तो आज हम देख ही लेंगे, एक उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आप जरूर से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो शुरुआत करें हालिया घटना से। तो NAAC जो एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये संस्था क्या करती है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के मानकों के आधार पर, उनको जो एक गुणवत्ता मानक दिए गए हैं उसके आधार पर उनको रेटिंग देती है। रेटिंग की प्रक्रिया क्या है अभी हम आगे देख लेंगे, लेकिन रेटिंग की प्रक्रिया इसके दिए जाने को लेकर के ही फिर एक विवाद हुआ है। एक यूनिवर्सिटी का नाम आया, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। इसकी रेटिंग को लेकर के ऐसा कहा गया कि रेटिंग की प्रक्रिया में रिश्वतखोरी चली और रिश्वत लेने के बाद इसकी रेटिंग को बेहतर किए जाने की बात हुई। अब जैसे ही ये आरोप लगे तो इन्होंने क्या किया, NAAC ने इसकी रेटिंग कुछ समय के लिए रोक दी, लेकिन हाल ही में 15 सितंबर को फिर इसकी रेटिंग जारी की गई और सभी मापदंडों में सुधार की अनुशंसा की गई और सुधार किया गया। और इसकी रेटिंग जो A थी, A से इसको A+ कैटेगरी में इसका स्कोर डाल दिया गया, यानी कुछ बेहतर ही इसको पाया गया। ठीक, चलिए तो NAAC जिसकी हम बात कर रहे हैं इससे ही शुरुआत करें और फिर टॉपिक को आगे समझेंगे। इसका मतलब क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, एक तरीके की मान्यता देने वाली एक परिषद है, काउंसिल है। ठीक, ये आती है UGC के अंडर में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक, तो भारतीय उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता जांच, मूल्यांकन और उनका प्रमाणन का इसका कार्य है और उनको मान्यता प्रदान करना इसके प्रमुख कार्यों में शामिल है। UGC की बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसकी शुरुआत एक तरीके से, जिसका गठन भारत में 1953 में किया गया और फिर आगे चल करके 1956 के कानून के तहत इसको एक सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया। तो UGC के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको रखना जरूरी है, अगर इससे जुड़ा कोई सवाल बने तो एटलीस्ट आप उसका भी जवाब दे दें। ठीक, तो ये इसकी कुछ बेसिक बात है। UGC क्या काम करता है, UGC यूनिवर्सिटीज के बीच में समन्वय, या हम कहें उच्चतर शिक्षा जो है उसके बीच में समन्वय और उन मानदंडों को तय करता है जिसके अंतर्गत शिक्षण, प्रशिक्षण और उससे जुड़े जो एग्जामिनेशन है, इसके अलावा
जो रिपोर्ट्स है, जो रिसर्च है, उन सभी की प्रक्रिया को तय करता है और उससे जुड़े मानकों को समय समय पर एनालाइज करता रहता है और इसी के अंतर्गत फिर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद कार्य करती है। ठीक, अब बढ़े मान्यता की प्रक्रिया को लेकर के कि ये NAAC की जो मान्यता है किस तरह से दी जाती है। तो इसकी एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई पैमानों को आंका जाता है, जैसे कि पाठ्यक्रम कैसा है किसी यूनिवर्सिटी का या किसी कॉलेज का, किस तरह का करिकुलम रखा गया है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिसर्च कैसे वहाँ पर की जा रही है और कई सारे अन्य मापदंड। ठीक, इसके अलावा जो मूल्यांकन करता है उनके द्वारा निर्धारित जो भी गुणवत्ता मानक बनाए गए हों, तो इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को उन मानकों को पूरा करना होता है। अगर कहीं पर भी कोई खामी होती है तो फिर उसको रेटिंग में वह प्रक्रिया दिखाई देती है और रेटिंग जो दी जाती है वह A++ से लेकर के C तक की रेटिंग होती है। अगर किसी संस्था को D ग्रेड कर दिया जाता है, इसका यह मतलब हुआ कि उस संस्था को मान्यता नहीं दी गई है। D ग्रेड का मतलब मान्यता नहीं दी गई है और A++ से C तक की मान्यता दी जाती है, जहां पर यह निर्धारित होता है कि वह संस्था जो है शिक्षण मानकों पर किस स्तर तक खरी है, वहां पर किस तरह से अध्यापन कार्य चल रहा है, किस तरह से रिसर्च हो रही है और किस तरह से स्टूडेंट्स वहां पर एनरोल हो रहे हैं, पूरा शिक्षण का जो पाठ्यक्रम है किस तरह से वो लोग चला रहे हैं। अब जो श्वेत पत्र आया है, व्हाइट पेपर, उसकी भी बात कर ले तो श्वेत पत्र जो है वो एक तरीके से असेसमेंट के प्रोसीजर को दोबारा से तय करने के लिए लाया गया है। तो NAAC जो संस्था है उसका जो वर्तमान दृष्टिकोण है, ऐसा पता चला है, जो यहाँ के रिसर्चर्स हैं उन्होंने बताया है कि अभी इनपुट आधारित है। इनपुट आधारित का मतलब क्या हुआ कि जो संस्थाएं आवेदन कर रही हैं वहां पर मान्यता प्राप्त करने के लिए वे संस्थाएं ही अपनी खुद के मूल्यांकन के आधार पर बनी हुई रिपोर्ट इनको सौंपती हैं, जिसका वेटेज काफी ज्यादा होता है। यानी NAAC की मान्यता संस्थाओं द्वारा सौंपी गई जो रिपोर्ट्स हैं उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है और इसकी जो प्रक्रिया है मान्यता देने की वो 3 चरणों पर आधारित है। जैसे कि पहला चरण कहता है जो संस्था होगी, ठीक, जो आवेदन कर रही है उसके द्वारा मात्रात्मक और गुणात्मक मैट्रिक्स से संबंधित जानकारी एक स्व अध्ययन रिपोर्ट के तौर पर सौंपी जाएगी। तो ये जो रिपोर्ट है, इससे जुड़ा जो डेटा है, इसको एनालाइज किया जाएगा NAAC के विशेषज्ञ टीमों द्वारा और फिर इससे जुड़ी जो एक और तीसरा स्टेप आएगा, तीसरे स्टेप में एक पीयर टीम का जिक्र है जो कि फिर दोबारा जाकर के संस्थानों का दौरा करेगी। ठीक है, तो अब समस्या कहां पर शुरू हुई कि जो पीयर टीम द्वारा संस्थाओं का दौरा किया जाना था, इसी पीयर टीम द्वारा जब उस संस्था का दौरा किया गया तो ऐसा पाया गया कि इस पीयर टीम पर आरोप लगे कि इनको रिश्वत दी गई। यानी कि विवाद और वर्तमान अनुशंसाओं को जब हम देखेंगे तो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग पर जो रोक लगाई गई उसको लेकर के गुमनाम शिकायत दर्ज कराई गई थी। और ये जो पीयर टीम है, पीयर टीम का मतलब हुआ कि सहकर्मी समीक्षा टीम, जो एक और सहायक टीम थी जो कि तीसरे स्टेप का वेरिफिकेशन करती है या फिर उन चीज़ों को देखती है जा करके उस कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी के कैंपस में कि क्या चीज़ें किस तरीके से हैं। तो आरोप यह है कि सोने, नकद और अन्य उपहारों की रिश्वत इनको दी गई। हालांकि इस शिकायत के बाद जो रेटिंग थी, रेटिंग पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि फिर से नई रेटिंग जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर एक विवाद का विषय ये भी खड़ा होता है कि जो एक नया, अभी हम व्हाइट पेपर की बात करेंगे तो व्हाइट पेपर में एक नए तरीके से री इमेजिन करने की बात की गई है। उस री इमेजिनेशन में एक प्रमुख बात यह भी है कि जो सहकर्मी टीम दौरा करती है इसकी भूमिका को यहाँ पर कम किए जाने की बात की जा रही है कि इसकी भूमिका को कम कर दिया जाए और साथ ही जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है या फिर जो मान्यता देने की प्रक्रिया है इसमें इस सहकर्मी टीम का, यानी कि जो थर्ड स्टेप वेरिफिकेशन है, उसका वेटेज कुछ कम कर दिया जाए ताकि ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ पर ना बने। हालांकि विवाद की बात यह भी है कि जब ऐसी बात की ही जा रही है उसके बावजूद सहकर्मी टीम के द्वारा किए गए परीक्षण पर ही जब सवाल खड़े हुए उसके बाद फिर रेटिंग क्यों रिलीज कर दी गई, ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो अब हम व्हाइट पेपर में दी गई कुछ अनुशंसाओं की बात करें तो जो कि हमने डिस्कस किया कि इनपुट आधारित दृष्टिकोण बना हुआ है, इसको अब परिणाम आधारित दृष्टिकोण बनाया जाए, ऐसी बात सबसे पहले कही गई है। तो परिणाम आधारित दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ कि जो स्व अध्ययन रिपोर्ट पर भरोसा किया जा रहा है इनपुट आधारित दृष्टिकोण के तहत, अब इस पर भरोसा ना करके संस्थानों में सीखने की जो कंटेंट है, जो वहां पर लर्निंग के लिए बुक्स वगैरह उपलब्ध कराई जा रही है वो किस तरह से है, जो टीचर्स है वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, वहां पर निरंतर मूल्यांकन का कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके अलावा अंतिम परीक्षाओं का रिजल्ट
किस तरह का आ रहा है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए फिर उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को रैंक किया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब कैसे इस पूरी प्रक्रिया को हम सुधारेंगे। ठीक, अभी अगर भारत में मान्यता प्राप्त संस्थानों की बात करें तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का एक जो वेबसाइट का पोर्टल है उसमें हमें कुछ इस तरह की जानकारी दिखाई दी। यहाँ पर जो कुल यूनिवर्सिटीज हैं 1043 हैं। नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात करें तो 42,343 कॉलेज हैं। स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट की बात करें तो 11,779। ये 2019-20 की रिपोर्ट बताती है इस आईशे पोर्टल की, से आईशे कह रहे हैं या फिर कह लें ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। अब इसकी जब हम और बात करें तो इसमें 406 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। इसमें से 8,668 कॉलेज ऐसे हैं जो NAAC से मान्यता प्राप्त हैं, यानी कि विश्वविद्यालय 406 और जो कॉलेज हैं वो कितने 8,668, जबकि एक्चुअल संख्या देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में कॉलेज ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं भी हैं। तो इसमें महाराष्ट्र सबसे अधिक मान्यता प्राप्त कॉलेजों वाला एक राज्य है, जहां पर 1,869 जो कॉलेजेस हैं वो मान्यता प्राप्त है। दूसरे नंबर पर फिर कर्नाटक आता है, जहां पर 914 कॉलेजों को मान्यता मिली हुई है। अगर यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालयों के मामले में देखें तो तमिलनाडु को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों वाला राज्य कह सकते हैं। 43 विश्वविद्यालय वहां ऐसे हैं जिनको मान्यता दी गई है। अब एक सवाल यह हो सकता है कि मान्यता के लिए आवेदन किस तरह से किया जाता है। तो केवल उच्च शिक्षण संस्थान ही यहाँ पर मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो भी ऐसे संस्थान जो कम से कम 6 वर्ष पुराने हो चुके हैं या फिर जहां से छात्रों के कम से कम 2 बैचों ने स्नातक कर लिया हो। तो सिंपल सी बात है, अगर 3-3 साल का भी कोर्स होगा तो 6 वर्ष की प्रक्रिया पूरी हो सकती है एक अनुमानता। और जो मान्यता दी जाएगी वो अगले 5 वर्षों के लिए वैलिड रहती है, यानी 5 वर्षों की वैधता रहती है। जो इच्छुक संस्थान है उनको UGC द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और ये संस्थान ऐसे होने चाहिए जो पूर्णकालिक शिक्षण और शोध कार्यक्रमों में नियमित छात्रों का नामांकन लेते होंगे। तो जो ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान होंगे वो ही इस तरह से मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो पहली बार मान्यता दी जाएगी उस प्रक्रिया को, जो विश्वविद्यालय या कॉलेज पहली बार इस प्रक्रिया से गुजरते हैं उसको पहली साइकिल कहते हैं। उसके बाद अगले 5 साल बाद दोबारा प्रक्रिया होगी, तिबारा प्रक्रिया होगी, तो दूसरा चक्र, तीसरा चक्र के नाम से इसको जाना जाता है। एक सवाल यह भी खड़ा हो सकता है कि इतने कम संस्थान ही मान्यता के लिए क्यों आगे आते हैं। ठीक, तो इसका एक जवाब यह है कि उनको इस बात का डर होता है। कई जो रिसर्चर्स हैं यहाँ पर उन्होंने बताया कि खराब ग्रेड या फिर मान्यता ना मिलने के डर की वजह से वो सामने नहीं आ पाते। हालांकि यूजीसी का एक जो रेगुलेशन है वो इस बात में बल देता है। यूजीसी का अनिवार्य मूल्यांकन और उच्च शैक्षणिक संस्थानों का प्रत्यायन विनियम 2012 का जो रेगुलेशन है वो इस बारे में कहता है कि अनिवार्य है इन विश्वविद्यालयों या फिर कॉलेजेस के लिए मान्यता लेना। उसके बावजूद कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने मान्यता अभी तक नहीं ली है। तो कॉलेजों के लिए एक अस्थायी मान्यता प्रदान करने का भी विचार अभी कुछ समय पहले रखा गया था। अस्थायी मान्यता कैसे कि 1 साल पुराने संस्थाओं को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा और जो वैधता होगी वो 2 वर्षों के लिए दे दी जाएगी। हालांकि जो व्हाइट पेपर के रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस बारे में कहा है कि ऐसा करना कहीं ना कहीं गुणवत्ता के साथ समझौता ही होगा और हमें बजाय गुणवत्ता में गिरावट करते हुए अधिक से अधिक कॉलेजेस को मान्यता प्रदान करने से बचना चाहिए। और इससे बेहतर तरीका ये हो सकता है कि हम उन कॉलेजेस में जो शिक्षा की गुणवत्ता है उनको बढ़ाने में उनकी सहायता करें, ताकि जो वर्तमान मानक मौजूद हैं उसमें वे कॉलेजेस खरे उतर सकें और शिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर करते हुए अधिक से अधिक फिर कॉलेज मान्यता प्राप्त कर सकें। तो इस पूरे ओवरऑल टॉपिक से हमने इस बारे में समझा कि क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है किसी भी विश्वविद्यालय या फिर कॉलेजेस को रेटिंग देने के लिए और रेटिंग की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो सवाल क्या है, एक सवाल जो 2022 के यानी इसी वर्ष के मेंस एग्जाम में पूछा गया है, प्रश्न है स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है, विश्लेषण कीजिए। तो ऐसे सवाल में सबसे बड़ी चुनौती एक ये हो सकती है कि सवाल को समझने में ही टाइम लगेगा, क्योंकि एक सिंगल लाइन में सवाल को लिख दिया गया है। समझिए इस बात को कि स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में
जागरूकता उत्पन्न किए बिना, यानी यदि स्कूली शिक्षा के महत्व को बताया नहीं जाएगा, जागरूक नहीं किया जाएगा लोगों को, तो बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति को बढ़ाने में, कि बच्चों की शिक्षा में हम लोगों को प्रेरित करें कि वे स्कूलों में बच्चों को भेजें। तो निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, वो लाया ही इसलिए गया है कि लोग प्रेरित हों अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसके फिर जो मूल्य है, जो इसके कार्य हैं, वो अधूरे रह जाएंगे या अपर्याप्त रह जाएंगे। इसी पर आपको डिस्कस करना है कि क्यों बच्चे नहीं जा पा रहे थे, और इसी में आपको फिर 250 शब्दों में इसका उत्तर देना था। चाहे तो एक बार लिखने का इसको अभ्यास कर सकते हैं। कंटेंट आपको गूगल करके कुछ कंटेंट पढ़ना होगा, या फिर जो लोग इसकी तैयारी कर रहे थे उन्होंने इसको लिखा भी होगा। आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न देखें। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की भूमिका को स्पष्ट करते हुए चर्चा कीजिए कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे और बेहतर की जा सकती है। 250 शब्दों में इसको भी फ्रेम करने का अभ्यास आप कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।